देखो, सबसे पहले हमने बात की थी हाफ एन आवर डिस्कशन के बारे में, और हाफ एन आवर डिस्कशन के दौरान पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स को रेज किया जाता है, डिबेट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, और मोर इंपॉर्टेंटली एक इलेबोरेट आंसर लिया जाता है। हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए स्पीकर वीक में 3 दिन अलॉट करते हैं, यूजुअली मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए वोटिंग नहीं होती है, कोई फॉर्मल मोशन रेज नहीं किया जाता। इसके अलावा अपन ने बात की थी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में, और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का दूसरा नाम है 2 आवर डिस्कशन, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम डिस्कशन के लिए दिया जाता है वो होता है 2 आवर्स। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के दौरान अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स को रेज किया जाता है, और इसके लिए स्पीकर वीक में 2 दिन अलॉट करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पे भी कोई वोटिंग नहीं होती है, कोई फॉर्मल मोशन रेज नहीं किया जाता। ये हमारे सिस्टम का पार्ट है 1953 से। इसके अलावा अपन ने बात की थी स्पेशल मेंशन के बारे में। स्पेशल मेंशन की फैसिलिटी राज्यसभा में प्रोवाइडेड है, और लोकसभा में यही सेम फैसिलिटी प्रोवाइडेड है अंडर रूल 377। कोई ऐसा मैटर है जिसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के थ्रू रेज नहीं किया जा सकता, एडजमेंट मोशन के थ्रू डिस्कस नहीं किया जा सकता, जिसे हाफ एन आवर या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के थ्रू डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो ऐसे मैटर्स के लिए फैसिलिटी दी गई है स्पेशल मेंशन की। इसके अलावा अपन ने बात की थी रेजोल्यूशन के बारे में, और रेजोल्यूशन जो है वो एक सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है। ऑल रेजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशंस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी मोशंस रेजोल्यूशंस हों। एक डिफरेंस और है रेजोल्यूशन और मोशन के बीच में। कोई भी रेजोल्यूशन अगर लाया गया है तो इट मस्ट बी पुट टू वोट, वोट लिया ही लिया जाता है उस पर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी मोशंस पर भी वोट लिया जाए। अच्छा, अगर कोई रेजोल्यूशन एडमिट कर लिया गया है तो उसको बिना हाउस की परमिशन के विड्रॉ नहीं किया जा सकता। रेजोल्यूशंस के 3 टाइप होते हैं, अपन ने पढ़े थे। एक होता है प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। कोई अगर प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लेकर आया तो उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, और इसको डिस्कस किया जाता है ऑल्टरनेट फ्राइडेज की आफ्टरनून सेटिंग में। दूसरा होता है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। कोई अगर मिनिस्टर कोई रेजोल्यूशन लेकर आया तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, और इसको डिस्कस किया जाता है मंडे से लेके थर्सडे तक में। और तीसरा होता है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। ऐसा रेजोल्यूशन जिसे कोई प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, मिनिस्टर भी ला सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस या किसी पार्लियामेंट के एक्ट से रिलेटेड मैटर्स को डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा अपन ने यूथ पार्लियामेंट के बारे में बात की थी, और यूथ पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन दिया गया था 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस के दौरान। और बेसिक आइडिया ये है कि हमारी जो यूथ है उसको पार्लियामेंट के प्रोसीजर से अवगत कराना, फेमिलियर करवाना। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसके लिए ट्रेन करती है। ये अपन ने बेसिक बातचीत की थी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में। इसके अलावा अपन ने एक नया टॉपिक शुरू कर दिया था, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में कानून बनाने का क्या प्रोसीजर है। अपन ने पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स देखा था। एक क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, और कंटेंट के बेसिस पे 9 टाइप के बिल्स देखे थे अपन ने। ओरिजिनल बिल होता है, अमेंडिंग बिल होता है, कंसोलिडेटिंग बिल होता है, रिपीलिंग बिल होता है, ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है। ऐसे 9 टाइप्स देखे थे। इसके अलावा दूसरा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन प्रोसीजर जो कि फॉलो किया जाता है पार्लियामेंट में उनको पास करने के लिए। इसके बेसिस पर अपन ने 4 टाइप के बिल्स देखे थे। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, और दूसरा होता है मनी बिल, तीसरा होता है फाइनेंशियल बिल, और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आज अपन बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल के बारे में। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, इनके बारे में भी अपने को पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये बातचीत अपन ने इससे पिछले वाले सेशन में की थी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपन ने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इफ़ यू फील लाइक प्लीज़ ज्वाइन इट। ऑर्डिनरी बिल, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे अपन आगे चलते हुए मनी बिल पढ़ेंगे, मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अपन ने पढ़ लिया है, फाइनेंशियल बिल अपन पढ़ेंगे। इन सभी बिल्स के अपने अपने अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहली चीज़ ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड क्या है कि इसको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इन ऑल प्रेसिडेंट तक ऑर्डिनरी बिल को 5 स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहली होती है फर्स्ट रीडिंग। पहली स्टेज फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं, और फर्स्ट रीडिंग में होता यह है कि बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। द बिल या ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? चाहे तो कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई अगर मेंबर भी जो कि मिनिस्टर नहीं है वो अगर किसी बिल को लाना चाहे तो वो भी लेकर आ सकता है। कोई मेंबर किसी बिल को लेकर आ रहा है तो उसको पहले हाउस की परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो बेसिक बातचीत, फर्स्ट रीडिंग में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है।
कौन लेकर आ सकता है? कोई मिनिस्टर लेकर आ सकता है या फिर कोई भी दूसरा मेंबर लेकर आ सकता है। लेकिन अगर कोई मेंबर लेकर आएगा तो उसको हाउस की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। और जैसे ही इस बिल को इंट्रोडक्शन के लिए लाया जाएगा तो फर्स्ट रीडिंग में बेसिक चीज़ ये की जाएगी कि जो भी मूवर है, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई मेंबर है, जो भी इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो बेसिक टाइटल बता देगा और इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में बता देगा। मतलब रीड कर देगा कि भाई साहब टाइटल ये है हमारे बिल का और इस बिल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है। जब इंट्रोड्यूस हो गया बिल तो उसके बाद द बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। गैजेट ऑफ इंडिया में इसको पब्लिश किया जाता है। अगर गैजेट ऑफ इंडिया में पहले से ही बिल को पब्लिश कर दिया गया है तो फिर हाउस की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है इंट्रोड्यूस करने के लिए। अपन बात कर रहे थे ना कि अगर कोई मेंबर लेकर आ रहा है तो उसको हाउस की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर बिल को पहले से ही गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया गया है तो फिर हाउस की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है इंट्रोड्यूस करने के लिए। देखो बेसिक बात यह है कि फर्स्ट रीडिंग में अपन बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और गैजेट ऑफ इंडिया में उसको पब्लिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अपन ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी बिल को कोई मिनिस्टर लेकर आ सकता है या मिनिस्टर के अलावा कोई और मेंबर भी लेकर आ सकता है। और अपन ने पिछले वाले सेशन में ही पढ़ा है कि जिस बिल को कोई मिनिस्टर लेकर आता है उसे बोलते हैं पब्लिक बिल या फिर गवर्नमेंट बिल, और जिस बिल को कोई दूसरा मेंबर लेकर आता है उसे बोलते हैं प्राइवेट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, हालांकि पिछले सेशन में ही बात की है। कोई भी मिनिस्टर अगर किसी बिल को लेकर आ रहा है तो उसे बोलते हैं पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल। कोई भी प्राइवेट मेंबर, ऐसा मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं है, वो अगर बिल को लेकर आ रहा है तो उसे बोलते हैं प्राइवेट बिल या फिर प्राइवेट मेंबर बिल। दोनों में डिफरेंस क्या है? पब्लिक बिल को कौन लेकर आता है? मिनिस्टर लेकर आता है। प्राइवेट बिल को कौन लेकर आता है? कोई भी ऐसा मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं है वो लेकर आता है। पब्लिक बिल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता है। भाई सरकार का आदमी बिल को लेकर आ रहा है तो सरकार की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करेगा। प्राइवेट बिल जरूरी नहीं है कि सरकार की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल कोई मेंबर जो कि अपोजिशन का हिस्सा है वो कोई बिल लेकर आ गया है तो वो सरकार की पॉलिसीज को जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्ट करे। क्योंकि पब्लिक बिल सरकार का बिल होता है तो इसके पार्लियामेंट में पास होने के, अप्रूव होने के चांसेस जो है वो ग्रेटर होता है। सरकार का बिल है, सरकार की मेजॉरिटी है तो पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन प्राइवेट बिल के अप्रूव होने के चांसेस बेहद कम होते हैं। पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 दिन का नोटिस देना होता है। सरकार का बिल है, सिर्फ 7 दिन का नोटिस दो और पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस कर दो। प्राइवेट बिल अगर लेकर आना है तो नोटिस देना पड़ता है 1 महीने का। प्राइवेट बिल के लिए 1 महीने का नोटिस, पब्लिक बिल के लिए 7 दिन का नोटिस। पब्लिक बिल को ड्राफ्ट किया जाता है कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। लॉ डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेंगे और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसको ड्राफ्ट करेगा। प्राइवेट बिल जो भी होगा उसको ड्राफ्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मेंबर की होती है जो कि उसको लेकर आ रहा है। ये बेसिक बातचीत फर्स्ट रीडिंग में हो क्या रहा है? सिंपल, बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और फिर इसको गैजेट में पब्लिश किया जाता है। यह है फर्स्ट रीडिंग। फिर आती है दूसरी रीडिंग या दूसरी स्टेज जिसको बोलते हैं सेकंड रीडिंग, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। बिल को इस स्टेज के दौरान डिटेल में स्क्रूटनाइज किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है और बिल की जो फाइनल शेप है वो इसी स्टेज में बनती है। कोई अमेंडमेंट लेकर आना है, कोई बदलाव करना है, वो सब कुछ इसी स्टेज में होता है। इस सेकंड रीडिंग में 3 सब स्टेजेस होती हैं। पहला होता है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, और जनरल डिस्कशन के स्टेज में क्या होता है कि बिल की जितनी भी प्रिंटेड कॉपीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है टू दी ऑल मेंबर्स। सभी मेंबर्स को उस बिल की एक एक कॉपी दे दी जाती है और फिर इस जनरल डिस्कशन के स्टेज में जो भी बिल के प्रिंसिपल्स हैं, जो भी बिल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उनको डिस्कस किया जाता है जनरली। डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी जनरली देख रहे हैं कि हाँ यार क्या लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है, उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रहे हैं। जब जनरल डिस्कशन हो गया तो हाउस के पास में 4 ऑप्शंस हैं। हाउस कैन टेक 4 एक्शंस, 4 एक्शंस ले सकता है हाउस जनरल डिस्कशन के बाद। ये जो सब स्टेज पहली है, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन के बाद क्या 4 एक्शंस ले सकता है? एक तो द हाउस कैन टेक इनटू इमीडिएट कंसीडरेशन, कि हाउस बोले कि यार बिल ठीक है, चलो अब इसको आगे बढ़ाओ, इस पर और डिस्कशन करो, डिटेल में डिस्कशन करो। या फिर हाउस कोई फ्यूचर में डेट फिक्स कर सकता है, बोल सकता है आज तो नहीं लेकिन फलानी डेट को प्रॉपर डिस्कशन के लिए इस बिल को उठाया जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है हाउस के पास में। दूसरा ऑप्शन ये है कि बिल को रेफर कर दे सेलेक्ट कमेटी के लिए, सेलेक्ट कमेटी के पास में रेफर कर दे। बेसिकली सेलेक्ट कमेटी होती क्या है? जिस हाउस में बिल का ओरिजिन हुआ उस हाउस के कुछ मेंबर्स से मिलकर बनी होती है सेलेक्ट कमेटी, और इस सेलेक्ट कमेटी का बेसिक काम होता है कि अगर कोई भी बिल इसको रेफर किया जाता है तो उसको डिटेल में पढ़े लिखे जाने, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी खराबियाँ क्या हैं, उसके इम्प्लीकेशन में क्या दिक्कत आएगी, क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छा हो सकता है, उस सब पर डिटेल में रिपोर्ट तैयार करे। अगर कुछ बदलाव करना है तो बदलाव भी कर सकती है और फिर डिटेल में जो भी रिपोर्ट है उसको दोबारा से हाउस के सामने रखे। सेलेक्ट कमेटी बेसिकली उस हाउस की कमेटी जिस हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है।
या फिर हाउस ये भी कर सकता है कि बिल को रेफर कर दे टू द जॉइंट कमेटी। दोनों हाउसेस की जॉइंट कमेटी होती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर से मिलकर जो कमेटी बनी होती है उसको बोलते हैं जॉइंट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी का जैसा ही काम है जॉइंट कमेटी का। जॉइंट कमेटी में बस फर्क इतना है कि जॉइंट कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं और सेलेक्ट कमेटी में सिर्फ वो मेंबर्स होते हैं जिस हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। चौथा ऑप्शन हाउस के पास में ये है कि हाउस बोले कि पब्लिक ओपिनियन लिया जाए, पब्लिश कर दे बिल को, कि भाई पब्लिक को अगर अपना कोई विचार देना है, कुछ बताना है क्या अच्छा है क्या खराब है, तो पब्लिक ओपिनियन के लिए बिल को रख दिया जाए, सर्कुलेट कर दिया जाए। ये चार ऑप्शंस हैं जनरल डिस्कशन के बाद। या तो इमीडिएटली डिस्कशन के लिए ले ले बिल को कि चलो अभी डिस्कस करेंगे, बढ़िया बिल है, या फिर बोले कि सेलेक्ट कमेटी के पास में भेजो, या फिर बोल दे कि ज्वाइंट कमेटी के पास में भेज दो, या फिर पब्लिक ओपिनियन के लिए बिल को सर्कुलेट कर दिया जाए। ये सेकंड रीडिंग की पहला स्टेज है, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। सेकंड रीडिंग की दूसरी स्टेज है कमेटी स्टेज। और बेसिकली होता ये है कि जब स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन खत्म हो जाती है तो यूजुअली सभी बिल्स को सेलेक्ट कमेटी के पास में रेफर कर दिया जाता है, उस कमेटी के पास में जो कि उस हाउस के मेंबर से मिलकर बनी होती है। और ये जो सेलेक्ट कमेटी होती है ये बिल को थॉरोली एग्जामिन करती है, पढ़ती है, देखती है, जानती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा इसको। क्लॉज बाय क्लॉज एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन थॉरोली स्क्रूटनाइज करती है, एग्जामिन करती है। और अगर सेलेक्ट कमेटी चाहे तो इस बिल को अमेंड भी कर सकती है। बट हाँ, अमेंडमेंट जब भी करेगी तो एक चीज़ ध्यान रखेगी कि बिल का जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो ऑल्टर ना हो, वो चेंज ना हो। और जब पूरा पढ़ा लिखी हो जाएगी, पूरा ढंग से स्क्रूटनाइज कर लेगी, तो फिर ये सेलेक्ट कमेटी अपनी जो भी रिपोर्ट है, अपना जो भी डिस्कशन है और बिल में जो भी चेंज या उसके साथ में जो भी रिपोर्ट है उसको वापस से हाउस के पास में भेज देगी कंसिडरेशन के लिए। और फिर आती है तीसरी कंसिडरेशन स्टेज। सेलेक्ट कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेज दी, अपना जो भी पढ़ा लिखा जाना वो भेज दिया, तो हाउस फिर इस बिल को दोबारा से कंसीडर करता है। और इस बार हाउस कंसीडर करता है क्लॉज बाय क्लॉज। देखो पहले क्या कर रहा था, जनरल डिस्कशन था, लेकिन अब कंसीडरेशन स्टेज में हाउस सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो भी चीजें आई उसके बेसिस पे अब इस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया जाता है। और हर एक क्लॉज को डिस्कस किया जाता है और वोट किया जाता है सेपरेटली। एक एक क्लॉज को डिस्कस करेंगे और एक एक क्लॉज को अलग अलग वोट करेंगे। मेंबर्स कैन ऑल्सो मूव अमेंडमेंट्स। मेंबर्स अगर चाहें तो इस बिल में अमेंडमेंट्स, चेंजेस भी मूव कर सकते हैं। और अगर कोई अमेंडमेंट पास हो गया, एक्सेप्ट कर लिया गया हाउस के द्वारा, तो फिर वो बिल का हिस्सा बन जाता है। देखो पहली स्टेज में या पहली रीडिंग में अपन क्या कर रहे हैं, बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और गैजेट ऑफ इंडिया में उसको पब्लिश कर रहे हैं। दूसरी में अपन क्या कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, डिस्कस कर रहे हैं एक एक चीज। इसके तीन सब स्टेजेस हैं। एक है जनरल डिस्कशन का स्टेज, कि देखते हैं कि भाई जनरली क्या है, क्या लिखा हुआ है। क्लॉज बाय क्लॉज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ जनरली देख रहे हैं। हाउस के पास में चार ऑप्शंस हैं, या तो इमीडिएटली कंसिडरेशन के लिए ले ले, या सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दे, यूजुअली सेलेक्ट कमेटी के पास में भेजता है, या फिर ज्वाइंट कमेटी के पास में भेज दे, या फिर पब्लिक ओपिनियन के लिए बिल को सर्कुलेट कर दे। जनरली हाउस क्या करता है, जनरली हाउस करता है सेलेक्ट कमेटी के पास में भेज देता है, जिसे बोलते हैं कमेटी स्टेज। सेलेक्ट कमेटी जो है वो बिल को क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ती है और फिर जो भी अपना उसकी समझ में आया उसके अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है और उस रिपोर्ट को भेज देती है हाउस के पास में। और हाउस अब कंसिडरेशन स्टेज में आता है। हाउस अब उस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडर करता है, डिस्कस करता है और हर एक क्लॉज को सेपरेटली वोट करता है। हाउस अगर चाहे, कोई मेंबर अगर चाहे तो अमेंडमेंट भी प्रपोज कर सकता है, अमेंडमेंट भी मूव कर सकता है। और अगर कोई अमेंडमेंट हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया तो बिल का हिस्सा बन जाता है। ये दो रीडिंग्स। फिर होती है थर्ड रीडिंग, और थर्ड रीडिंग में बस लिमिटेशन इतनी सी है कि बिल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इस पर बातचीत होती है। इस थर्ड रीडिंग के स्टेज में कोई अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं। अमेंडमेंट्स जो भी थे, जो भी बातचीत थी, वो सेकंड रीडिंग में हो गई, कंसिडरेशन स्टेज तक। थर्ड रीडिंग में सिर्फ सवाल इतना है कि आप बिल को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, ये बताओ। बिल अगर पास होगा तो बिल के लिए चाहिए मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जिसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। मतलब सिंपल मेजॉरिटी से ऑर्डिनरी बिल को पास कर दिया जाता है। अगर बिल पास हो गया तो हाउस का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, अगर लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है तो स्पीकर, और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है तो चेयरमैन, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो बिल को ऑथेंटिकेट करेंगे, बोलेंगे कि हाँ यार बिल ठीक है, हमारे यहाँ से पास हो गया है। और उस बिल को भेज दिया जाएगा दूसरे हाउस के पास में कंसिडरेशन के लिए, अप्रूवल के लिए। जैसे अगर लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था तो भेज दिया जाएगा राज्यसभा में, अगर राज्यसभा में किया गया था तो भेज दिया जाएगा लोकसभा के पास में। और फिर बिल पहुंचता है दूसरे हाउस में, और दूसरे हाउस में भी बिल को इन्हीं तीनों स्टेजेस से पास करना पड़ता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। जो सब कुछ अपन ने अब तक पढ़ा वो दूसरे हाउस में भी होता है। और फिर दूसरा हाउस जब ये सारी चीज़ें कर लेगा तो फिर दूसरे हाउस के पास में चार ऑल्टरनेटिव्स हैं। क्या ऑप्शंस हैं? दूसरा हाउस या तो बिल को पास कर दे विदाउट अमेंडमेंट्स,
कि भाई जैसा बिल आपने भेजा था एकदम सही है, हम सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई समस्या है ही नहीं, फिर तो बिल को भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। या फिर दूसरा हाउस अमेंडमेंट्स के साथ में कुछ अमेंडमेंट्स करे, कुछ बदलाव करे और उन बदलावों के साथ में बिल को पास कर दे और बिल को पास करने के बाद वापस से फर्स्ट हाउस के पास में रिटर्न कर दे। अब फर्स्ट हाउस के पास में दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि फर्स्ट हाउस बोले कि हाँ यार आपने जो भी अमेंडमेंट्स किए हैं हमें वो एक्सेप्टेड है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम एक्सेप्ट कर दें और बिल को आगे भेजा जाए, प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाए एसेंट के लिए। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है फर्स्ट हाउस के पास में, फर्स्ट हाउस बोले कि नहीं ये अमेंडमेंट्स को हम नहीं मानते हैं। अगर ऐसी स्थिति आ गई कि अमेंडमेंट्स को नहीं मान रहे, विच मीन्स कि फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डेडलॉक हो गया। डेडलॉक की सिचुएशन में क्या होता है वो अपन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन भी है दूसरे हाउस के पास में। तीसरा ऑप्शन ये है कि बोल दे कि हम तो मान ही रहे हैं, पूरी तरीके से बिल को रिजेक्ट कर दे, खत्म कर दे, या फिर रिजेक्ट भी ना करे, एक्सेप्ट भी ना करे, रख के बैठा रहे, पेंडिंग रखे, कोई एक्शन ही ना ले। इन तीन केसेस में जब हाउस कोई एक्शन ना ले और एक्शन ना ले 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक कोई एक्शन ना ले, या फिर फर्स्ट हाउस से जो बिल आया था उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे, या फिर फर्स्ट हाउस के पास जब सेकंड हाउस ने बिल को रिटर्न करके भेजा और फर्स्ट हाउस ने अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया, तो कंडीशन हो जाती है डेडलॉक की। मतलब कि दोनों हाउसेस के बीच में ऑर्डिनरी बिल जो भी है उसके ऊपर सहमति नहीं बन पा रही है। 3 केसेस हैं, कौन कौन से? एक तो सिंपल कि सेकंड हाउस ने बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, दूसरा ये कि सेकंड हाउस ने बिल पे कोई एक्शन ही नहीं लिया और 6 महीने तक पेंडिंग रखा उसको, और तीसरा ये कि सेकंड हाउस ने बिल को पास किया विद अमेंडमेंट्स और फर्स्ट हाउस के पास में रिटर्न कर दिया और फर्स्ट हाउस ने ये बोल दिया कि अमेंडमेंट्स के साथ में हम इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन तीनों सिचुएशंस में सिचुएशन क्रिएट हो गई डेडलॉक की, मतलब दोनों हाउसेस के बीच में सहमति नहीं है। और इस डेडलॉक के सॉल्यूशन के तौर पे प्रेसिडेंट समन करते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग, और जॉइंट सिटिंग में बिल को वापस से डिस्कस किया जाता है और वोटिंग करवाई जाती है। और जॉइंट सिटिंग में बिल को पास करवाया जाता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ में, मतलब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ये बट ऑब्वियस सी बात है कि लोकसभा का नंबर ज़्यादा होता है और जॉइंट सिटिंग में, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग में अपने को चाहिए सिंपल मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और क्योंकि लोकसभा का नंबर ज़्यादा है तो जॉइंट सिटिंग में लोकसभा के मेंबर्स जो चाहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है। बेसिक बातचीत की अभी तक अपन ने। किसी भी हाउस में जब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो 3 स्टेजेस से बिल गुजरता है, एक होता है फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। फिर जब एक हाउस से बिल को पास कर दिया गया तो उसको भेज दिया जाता है दूसरे हाउस के पास में। दूसरे हाउस में भी पहले उसको तीनों स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और फिर सेकंड हाउस के पास में 4 ऑप्शंस हैं। या तो सिंपल पास कर दे सेकंड हाउस, कोई अमेंडमेंट प्रपोज ही ना करे, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, या फिर दूसरा हाउस अमेंडमेंट्स के साथ में बिल को पास कर दे और वापस से फर्स्ट हाउस के पास में रिटर्न कर दे। फर्स्ट हाउस के पास में जब दोबारा बिल पहुंचेगा तो फर्स्ट हाउस के पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ऑप्शन ये है कि फर्स्ट हाउस बोले कि हम अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरे हाउस के पास में एक तीसरा ऑप्शन भी है कि बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे, और दूसरे हाउस के पास में एक चौथा ऑप्शन ये है कि पेंडिंग रखे, ना कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, 6 महीने तक उसको पेंडिंग रखा हुआ है। अगर बिल को 6 महीने तक पेंडिंग रखा हुआ है या पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, या सेकंड हाउस ने जब अमेंडमेंट्स के साथ में पास करके फर्स्ट हाउस के पास में बिल को भेजा और फर्स्ट हाउस ने अमेंडमेंट्स को नहीं माना, तो कंडीशन आ जाती है डेडलॉक की। और डेडलॉक के सॉल्यूशन के तौर पे प्रेसिडेंट समन करते हैं जॉइंट सिटिंग, और जॉइंट सिटिंग में चाहिए अपने को सिंपल मेजॉरिटी। और फिर जब डेडलॉक क्लियर हो जाता है या बिल दोनों हाउसेस से जब पास हो जाता है तो उस बिल को भेजा जाता है प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए। और प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। इसके बारे में अपन ने बात की हुई है प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं इनकी बातचीत किस आर्टिकल में की गई है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑप्शंस क्या हैं? एक ऑप्शन तो ये है कि प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे दें, अपनी सिग्नेचर दे दें, अपनी सहमति दे दें। अगर प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया तो बिल एक्ट बन जाएगा, कानून की किताब में उसको रख दिया जाएगा, एक्ट बन गया। एक हो सकता है कि प्रेसिडेंट अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर दें, ये बोलें कि मैं एसेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं सिग्नेचर नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी सहमति नहीं दे रहा हूँ, बिल वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा, एक्ट नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन भी है, प्रेसिडेंट अगर चाहें तो बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर रिकंसिडरेशन करने के बाद दोनों हाउसेस वापस से बिल को पास कर दें विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, पास कर दें दोबारा से, और दोबारा से अगर प्रेसिडेंट के पास में भेजें तो दोबारा में प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट, प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी। इस सब के बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और ये हुई ऑर्डिनरी बिल्स की बातचीत। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, अगले सेशन में मनी बिल और फाइनेंशियल बिल की बात करेंगे।
यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।